नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा जो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, उस पर हम चलते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब आपको पहले से ही पता होगा। एब्जॉर्ब मींस कि आप किसी चीज को अपने अंदर जम कर लेना, जज़ब कर लेना। 688 पेज है। तो आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्स इनटू अकाउंट, ऐसे लिख लें, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, या इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग we will add fixed production overhead cost in the manufacturing cost, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। In absorption costing, fixed cost is treated as part of production cost. Absorption costing is a proper system of accounting because in which we use that total cost should be fixed cost should be included in the total cost to find total cost of a product through which we are going to quote a selling price. अगर आपने किसी चीज की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो आपको उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। किसी भी चीज की कॉस्ट में 3 किस्म की कॉस्ट लगती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी आती है डायरेक्ट मटेरियल। आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, द चेयर मैन्युफैक्चरिंग द वुड व्हिच इज गोइंग टू यूज, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, because it is a part, direct cost is a cost which becomes an integral part of the product or which can be traceable from the product, which is directly attributable to the product. जो प्रोडक्ट के अंदर लगी होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट में शामिल होती है। दूसरी ये हम पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सब कुछ। दूसरी आपकी होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या आपकी क्या कहती है डायरेक्ट वेजेस। जो बंदा उस कुर्सी को, उस लकड़ी को कुर्सी की शक्ल दे रहा है, उसको जो आप मजदूरी अदा करते हैं, उसको जो आप वेजेस पे करते हैं, दैट इज बेसिकली योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे आपकी आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो चीज फैक्ट्री का खर्चा है लेकिन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं आती, वो सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर शामिल कर दी जाती है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, जिसमें ग्लू है, नेल्स हो सकते हैं, लाइट है, पावर है, और इनडायरेक्ट लेबर भी आती है। ये 3 किस्म की कॉस्ट मिलकर जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। इनडायरेक्ट लेबर में सुपरविजन है, जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है, खुद नहीं बना रहा लेकिन सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है। फोरमैन सैलरी है, क्रेन ड्राइवर की सैलरी है, चौकीदार की सैलरी है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आएगा ना, क्योंकि है तो फैक्ट्री के खर्चे, लेकिन डायरेक्टली इसका तो फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है। तो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे कहते हैं इनको। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? उसमें मटेरियल और लेबर आती है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है, ये सब आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और व्हिच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब इसी तरह 2 किस्म की कॉस्ट और होती है, उसे कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। ठीक है जी, यानी कॉस्टिंग की काइंड्स, कॉस्ट की काइंड्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। उसमें आपकी आती है जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ये है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। ठीक है जी, कि प्रोडक्ट के ऊपर कौन सी कॉस्ट लगती है, उसमें 2 कॉस्ट होती हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट व्हिच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें मटेरियल है, लेबर है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच डज नॉट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन वो फैक्ट्री खर्चे होते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती प्रोडक्शन से, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी इंडायरेक्ट लेबर भी है, इसको फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट।
नंबर 1 इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 2 इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। अभी क्या होती है इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं हम। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जी? वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट, लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो होगा उसके अंदर, which changes the change in the volume of production, आउटपुट के साथ चेंज होती है। ये आपने शायद कभी, अगर आपने पढ़ा हो तो वहां भी आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है which changes with the change in the volume of production। फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट में कह रहा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब चेंज, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट remains the same, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी हम। सपोज करें आपको, आप एक कुर्सी चेयर बनाते हैं और एक चेयर बनाने पे आपकी जो मटेरियल कॉस्ट लग रही है वो आपका लग रहा है $3 का, और लेबर कॉस्ट जो आपकी लग रही है वो आपकी लग रही है $2 की। ठीक है जी, इसका मतलब है $5 की आपकी एक चेयर सपोज करें बनती है, अगर हम एज्यूम करते हैं, तो अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? एक यूनिट 5 का है, तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी दैट विल बी 500। सो इट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप 200 यूनिट बनाएंगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट टोटल है वो कितनी आ जाएगी? 1000। लेकिन आप गौर करें, आपकी जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, 50 यूनिट्स बनाएंगे वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है। तो आपकी फिर चेंज हो जाएगी, दैट विल कम टू 250। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, या आउटपुट के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देख रहे हैं वो कितनी है? वो 5 ही है। वो कितनी है जी? आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 5 है, वो चेंज नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट का कि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, या आउटपुट के बढ़ने या कम होने से तब्दील हो जाती है। ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे ज्यादा हो जाएगी टोटल, कम बनाएंगे कम हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती। तो हमने ये रूल पढ़ा है, जिस रूल को आपने याद रखना है। Absorption costing is a proper system of accounting which is used to find the full production cost and helpful to find the selling price of the product after adding profit into total production cost. सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो आती है प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करती क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग ओवरहेड्स इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम टोटल कॉस्ट में शामिल करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि किसी भी चीज को बनाने के सारे खर्चे आपकी कॉस्ट में शामिल होने चाहिए। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। चाहे वो कॉस्ट फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, प्रोडक्ट कॉस्ट में अगर लगी है तो हम उसे शामिल करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें जो लकड़ी आपकी लगी है वो डायरेक्ट मटेरियल है, इस बंदे ने बनाई वो डायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा फैक्ट्री का और भी खर्चे हैं, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री के चौकीदार की सैलरी है, सुपरविजन जो बंदा कर रहा है, जो खुद बना नहीं रहा देख रहा है सिर्फ, फोरमैन की सैलरी है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है। ठीक है जी, बिजली के बिल हैं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है। ये सब क्या है? ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स के आइटम है। इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है ये, यानी प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो इस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी दो कॉस्ट के बारे में पढ़ा। इसमें पहली आती है वेरिएबल कॉस्ट
is the cost that changes with the output, but per unit variable cost remain the same. Fixed cost क्या होती है? Is the cost which does not change with the change in output. It remains same even when output is zero. Output zero होगी तब भी fixed cost same ही रहेगी. तो fixed cost के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Fixed cost क्या होती है? It is a cost which does not change with the change in the volume of production. यानी कि ये प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती. याद रखिएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज. यूनिट चेंज होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है. रेंट ऑफ बिल्डिंग आप पे कर रहे हैं, आप अकेडमी में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, और आप 10,000 रुपया बिल्डिंग का किराया अदा कर रहे हैं. अगर आप एक बच्चा भी बिल्डिंग में ना पढ़ाएं, बिजनेस आप कर रहे हैं, तब भी आपको 10,000 रुपया किराया पे करना पड़ेगा. इसका मतलब है आउटपुट जीरो भी होगी तब भी आपको बिल्डिंग का किराया पे करना पड़ता है. आपको पता है टेलीफोन का जो बिल होता है, टेलीफोन का बिल जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है. जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतना बिल ज्यादा आएगा, जितना कम यूज करेंगे उतना बिल कम आएगा. लेकिन उसके अंदर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद है. यानी लाइन रेंट फिक्स्ड है आपका, जो टेलीफोन का लाइन रेंट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा. दैट इज बेसिकली रेंट ऑफ बिल्डिंग जो 10,000 का है, जो कि चेंज नहीं आएगा. तो वो रेंट ऑफ बिल्डिंग आपका कहलाएगा. ठीक है जी, आप देखते हैं इसको हम. अगर आप उसमें 100 बच्चे पढ़ाते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आपकी आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 100. अगर आप उसी बिल्डिंग में जिसका किराया 10,000 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना. टोटल 50 बच्चे पढ़ाते हैं तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ के 200 हो जाएगी. अगर आप उसी बिल्डिंग में 1,000 बच्चा बढ़ा देते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होकर कितनी रह जाएगी? सिर्फ 10 रह जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है. इसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में चेंज नहीं होती. देखो 5 5 5 ही रह रहा है ना, हर यूनिट को बनाने पर $5 ही लगेंगे आपके, चाहे आप 1 यूनिट बनाए चाहे 50,000 यूनिट बनाए. इसी तरह बिल्डिंग में अगर आप 1 यूनिट बनाए, ना बनाए, तब भी 10,000 किराया अदा करना है. ठीक है जी. जैसे टेलीफोन का लाइन रेंट फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लाइन रेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहता है. तो उसे कहते हैं हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट. तो ये हमने पढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, उसके अलावा फैक्ट्री रेंट आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकती है, फैक्ट्री क्लीनिंग आ सकती है, और अदर ओवरहेड में बाकी सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं. तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि आपकी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्योंकि फैक्ट्री में लगती है, लिहाजा इट शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होती है और हम इसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते आए हैं. फैक्ट्री ओवरहेड को हमेशा शामिल करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में. किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और वो फिक्स्ड होती है, लेकिन हम फिर भी उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा लेते हैं अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि एब्जॉर्ब करो. अगर आपकी फैक्ट्री में फिक्स कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होनी चाहिए. लेकिन अब इसमें मसला ये है कि फैक्ट्री का रेंट हमने पे किया है, अब हर यूनिट पर फैक्ट्री का रेंट कितना लगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट अपना अपना खर्चा कर रहा है यूनिट के ऊपर. अब हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी फैक्ट्री के रेंट की कॉस्ट जाएगी, जो पूरी बिल्डिंग का रेंट आप पे कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट. इस वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर हमारे कोर्स में आया है. इसमें हम फैक्ट्री रेंट को कुछ सर्टेन बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं. सबसे पहली बात, यहाँ तक जो समझाया मैंने समझ आ गई है? किसी को मसला है तो पूछने में दोबारा बता देता हूँ, तो प्रॉब्लम है तो बता दें. इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं.
और हमने जिस बच्चे ने A2 में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ हो या O लेवल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हो, उससे ये रिलेटेड है, मतलब कॉस्टिंग से रिलेटेड है। लेकिन मैंने कुछ चीजें सारी बता ही दी हैं आपको, मैंने एक्सप्लेन भी की हैं, तो बताएं इसमें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं आगे चलूं। नो सर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आपने लेके चलना है, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल करके चलनी है, लेके चलनी है। यानी फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हो रहे हैं सारे आएंगे आपके, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर जो है वो खुद तो नहीं बना रहा ना, प्रोडक्शन खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कॉस्ट हम प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तो लग रही है, तो प्रोडक्ट के ऊपर लगनी चाहिए ना। प्रोडक्ट का हिस्सा है वो, फैक्ट्री रेंट है, डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग की। ये सब फिक्स कॉस्ट है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। हम इसको प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करेंगे, इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। आगे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है जी, इसको पढ़ते हैं जी हम। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अच्छा, सेंटर का लफ्ज जो मैंने यूज किया इसको आप डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। एनी कॉस्ट सेंटर, एनी डिपार्टमेंट इन विच कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, या कॉस्ट एलोकेट की जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, उसे हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कॉस्ट सेंटर है, ठीक है जी। जहाँ पे आप चीजें रख रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो भी कॉस्ट सेंटर है, वहाँ खर्चा लग रहा है। जहाँ पे चीजों के ऊपर कोई असेंबली कर रहे हैं वो भी कॉस्ट सेंटर है, जहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं वो भी कॉस्ट सेंटर है, ठीक है जी। अ कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट इन विच in a clearly identified part of the business where costs are allocated. बिजनेस का वो हिस्सा है, खास डिपार्टमेंट, जिसमें एक खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट लग रही है। जैसे प्रोडक्शन में प्रोडक्ट पर कॉस्ट लगती है, परचेज में चीजें खरीदने पर कॉस्ट लगती है, तो परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, कटिंग डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, असेंबली डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, पेंटिंग डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बता रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कॉस्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा है, उससे हम कहते हैं ईच कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, फाउंड्री, पेंट शॉप, कैंटीन, पैकिंग डिपार्टमेंट, दीज डिपार्टमेंट्स इनकर कॉस्ट ओनली एंड डू नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। ये सिर्फ कॉस्ट इनकर होती है, इनके अंदर ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, यानी कि इनसे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, क्योंकि सेल नहीं हो रही, सारी बात है, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? The performance of such department measures in terms of cost incurred, that is low cost goods performance and vice versa. इन डिपार्टमेंट की कॉस्ट परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? अगर इन डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट कम लग रही है तो हम कहेंगे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, और कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो हम कहेंगे डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा। तो कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट इन विच कॉस्ट इज एलोकेटेड और इनकर्ड फॉर ए ऑन द पर्टिकुलर ऑन ए प्रोडक्ट विच इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल। प्रोडक्ट पे लग रही है, आप बता सकते हैं कि इसमें असेंबली हो रही है, इसमें कटिंग हो रही है, इसमें फिनिशिंग हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है जी पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इसमें किसी कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जिसमें आपकी लोकेशन इक्विपमेंट के ऊपर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या मशीन है उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के बारे में बता चुका हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इज एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। और सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर वो होते हैं जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर वो कैसे? भाई मेरे डिपार्टमेंट में दीवार गिर गई है, मैंने सर्विस कॉस्ट सेंटर को बुलाया, मैं अपना काम करता जाऊंगा, वो आएंगे, दीवार खड़ी करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, कॉस्ट इनकर करेंगे, खर्चा करेंगे, वापस चले जाएंगे, और बाद में वो कॉस्ट मुझे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि की तो उन्होंने प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह अगर कोई मशीन खराब हो गई है तो बाकी मशीनों पर काम चलता रहेगा, मैं अपने सर्विस कॉस्ट सेंटर को फोन करूंगा, वो आएंगे, मशीन को रिपेयर करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे और दोबारा मशीन को फिनिश करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर अपना काम करता रहेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स वो होते हैं जिनका काम होता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बाद में अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कैंटीन है, ये सब स्टोर है, ये सब सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे
प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर दोज व्हिच आर हेल्पफुल टू एंड रेंडर सर्विस टू अदर प्रोडक्शन एंड सर्विस सेंटर्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज अ सर्विस डिपार्टमेंट व्हिच प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर कॉस्ट सेंटर्स व्हिच इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। यानी एक डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं? प्रॉफिट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हिच इन व्हिच बोथ रेवेन्यू आर रिसीव्ड एंड कॉस्ट आर इनकर्ड इन प्रॉफिट सेंटर। इसमें हम कॉस्ट भी लगाते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। यानी इनपुट एंड आउटपुट्स आर कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन फाइनेंशियल टर्म्स। हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस को, कि कितनी कॉस्ट वो जनरेट कर रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि आप नई इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करना चाह रहे हैं, यानी रेवेन्यूज को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, which incur cost generates revenue and the capital outlay or which is a separately identified and identifiable called investment center। यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, कॉस्ट भी इनकर होती है, और जो पैसा आता है उसको हम कहाँ पे एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रहे हैं, वो भी हम इन्वेस्टमेंट के तौर वो भी हम पता चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर। आगे अलॉटमेंट ओवरहेड्स या प्राइमरी ओवरहेड्स। अलॉटमेंट ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं हम कि वो क्या होते हैं। देखिए 3 डिफरेंट नाम है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। अभी हम एलोकेशन की बात करेंगे। ऐसी कॉस्ट जो किसी एक डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर दी जाए कि एक डिपार्टमेंट पर एलोकेट हो रही है, उसे कहते हैं आप एलोकेशन। जैसे डेप्रिसिएशन हुई है मशीनरी की, अगर मशीनरी की डेप्रिसिएशन हुई है तो उसकी कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को आप मशीनिंग डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे ना, क्योंकि वो मशीन से रिलेटेड है, मशीनिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। अगर असेंबली आप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की तो वो असेंबली डिपार्टमेंट को कॉस्ट इनकर होगी। अगर आप किसी पेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तो वो पेंटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगी उसकी कॉस्ट। अगर आप स्टोर से कोई रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी। यानी any cost which is clearly identifiable or related with a particular department or cost center, that is called allocation of overheads. These are the overheads which occur due to the activities of a particular department only, and departments have no direct concern with other overheads. For example, depreciation of machinery of machining department can be directly allocated to machining department rather than spread across all departments. वो सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट को ही जाएगा, असेंबली को, कटिंग को, फिनिशिंग को तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी की हो रही तो मशीनरी डिपार्टमेंट को ही एलोकेट करेंगे उस कॉस्ट को। अब आती है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स आर बेसिकली डन फॉर दोज एक्सपेंसेस which are combined, which are incurred for all the cost centers or for different departments, और उनको हम क्लियरली आइडेंटिफाइबल किसी एक कॉस्ट सेंटर पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज भी शामिल होती है। जैसे कैंटीन है, यार अब कैंटीन जो है वो पूरी फैक्ट्री को खाना प्रोवाइड करता है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, कटिंग भी है, असेंबली भी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कैंटीन जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो सर कैंटीन पे जो खर्चा आ रहा है वो किसी एक डिपार्टमेंट को तो नहीं जा सकता ना, उसकी तो आपको करनी पड़ेगी अपॉर्शनमेंट, उसकी आपको करनी पड़ेगी डिवीजन। इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसे कहते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। व्हेन एन ओवरहेड इज नॉट directly attributable to a particular department, that needs to be apportioned to more than one cost centers. That is called apportionment of overheads. So these are the overheads which occur due to the joint activities of some or all the departments. So many overheads have to be divided among the departments on some justifiable basis. तो हम फिर खास बेसिस पर इन ओवरहेड्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस इनकर्ड। रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का रेंट है, वो तो पूरी इंटायर फैक्ट्री का है। हाउ कैन यू आर गोइंग टू एलोकेट इट फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट? तो आप उसको फ्लोर स्पेस के हिसाब से एलोकेट कर देते हैं कि रेंट एंड रेट्स यानी जितना एरिया कोई डिपार्टमेंट ले रहा है उसको उतनी रेंट एलोकेट कर दी जाता है। हीटिंग एंड इंश्योरेंस को भी इस तरीके से हम एलोकेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग को भी इस तरीके से एलोकेट। दिस इज बिकॉज द फ्लोर स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय various cost centers. According to those floor space which is occupied by the cost centers, हम उसको allocate करते हैं। Apportionment क्या होता है? Is the division of cost among two or more cost centers in proportion to the estimated benefit received using a proxy. Proxy का मतलब होता है estimation, square feet जो भी आपने use करना चाह रहे हैं।
The choice of an apportionment basis is a matter of judgment to suit particular circumstances of the organization, and whatever possible there should be cost cause relationship भी होता है. जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को आप किस बेसिस पर एलोकेट करेंगे? मशीन कॉस्ट पे. जिस डिपार्टमेंट में मशीनरी ज्यादा यूज हो रही होगी उस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की जाएगी, सारी बात है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी उस मशीन में, उस सेंटर में, क्योंकि वहां मशीनों से ज्यादा काम किया जा रहा है. ठीक है जी. तो उसने क्वेश्चन मैंने बताया भी है सामने, जैसे कि रेंट रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, बिल्डिंग रिपेयर को आप किस पर एलोकेट करेंगे? एरिया के हिसाब से. लाइटिंग एंड पावर को आप नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट पे, डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे. ये सब जस्टिफाइबल बेसिस दी हुई है कि आपने कैसे कॉस्ट को एलोकेट करना है. अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल एक देता हूँ. हम आज की क्लास जो है उसको खत्म करते हैं. जैसे रेंट दिया हुआ है आपको जी 10,000 का. हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, असेंबली, कटिंग. वो कहते हैं रेंट की कॉस्ट को तीनों डिपार्टमेंट में कैसे एलोकेट करेंगे आप? वो कहते हैं कि जी ये इसका एरिया जो है 3,000 स्क्वायर फीट है, लेता है ये 2,000 स्क्वायर फीट यूज करता है और 1,000 स्क्वायर फीट यूज करता है. इसकी हम रेशियो बना के हम इसको एलोकेट कर देंगे, यानी कि रेंट का 3/6 जाएगा असेंबली में, तो कितना आता है जी? 10,000 का 3/6 जाएगा असेंबली में, वो आता है 5,000. ओके. 2/6 जाएगा फिनिशिंग में, वो कितना आ जाएगा जी? 3,333.33. और 1/6 जाएगा इसमें फिनिशिंग में, यानी 1,667 इसको चला जाएगा. तो इस तरह से आपने रेंट ऑफ बिल्डिंग को, जिसके अंदर असेंबली डिपार्टमेंट भी है, कटिंग भी हो रही है, फिनिशिंग भी हो रही है, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस हिसाब से? एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से. जितना एरिया कोई डिपार्टमेंट ले रहा है उतना ही रेंट हम उसको चार्ज कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और सूरत नहीं है. तो हम एस्टिमेशन की बेस पर जस्टिफाइबल बेसिस इस्तेमाल करके रेंट को एलोकेट कर देते हैं. और इस चैप्टर में हम ये एलोकेशन ही पढ़नी है हमने सारी की सारी. इसमें कोई नया पॉइंट सवाल में मौजूद नहीं है. और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट हमें क्वेश्चन में दी होगी और हम खुद अंदाजे से अपोर्शनमेंट करके सवाल को सॉल्व करेंगे. इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ. ये देखिए, फ्लोर स्पेस दी हुई है आपको. कितने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं आपको भाई? एक बेकिंग डिपार्टमेंट है, एक डेकोरेशन डिपार्टमेंट है, एक स्टोर डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है. अब वो कहता है जी कि लाइटिंग एंड हीटिंग को हम किस तरह यूज करेंगे? ठीक है. मशीन डेप्रिसिएशन को किस हिसाब से एलोकेट करेंगे? तो ये एलोकेशन की डिफरेंट एलोकेशन की बेसिस दी हुई है, जिस पर आपने एलोकेशन करनी होगी और सवाल को सॉल्व करना होगा. ऐसा टेबल बना होगा और इस बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मशीन डेप्रिसिएशन को आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी से कर देंगे, पावर को किलोवाट यूज पे कर देंगे, लाइटिंग हीटिंग को फ्लोर स्पेस पे कर देंगे और आपकी एलोकेशन जो है वो हो जाएगी. तो ये है एलोकेशन का, और ये हम अब नेक्स्ट से पढ़ना शुरू करेंगे. हम किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं. यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें, समझ आ गई तो बताएं. कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स नॉट द नॉर्मल वे ऑफ अकाउंटिंग, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. तो मैंने आपको थोड़ा अजीब तो आपको शायद लगेगा, लेकिन जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा.